मैं रमेश चंद मीना, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, सहचार्य हिंदी। आज के व्याख्यान का विषय है संपादक, संपादन और पत्रकारिता। ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि हिंदी साहित्य पढ़ने वाले केवल साहित्य पढ़ करके रह जाते हैं, लेकिन उन्हें ये डर बराबर बना रहता है कि जब रोजगार मिलेगा तो हिंदी साहित्य के बतौर शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन आज का पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे आप ये सहज ही समझ सकते हैं और कक्षाओं में आपको बताया जाएगा कि आपको कितनी वैरायटी में रोजगार मिल सकते हैं। तो एक रोजगार प्रिंट मीडिया का है, जिसे हम अखबार बोलते हैं। तो आज हम अखबार, जिसे हम रोज पढ़ते हैं, वो अखबार किसके द्वारा चलाया जाता है और किस तरह से चलाया जाता है, उसको चलाने वाली मशीनरी क्या होती है, ये सब आपको पता चलने वाला है। तो आज का शीर्षक है संपादक, संपादन और पत्रकारिता। पत्रकार प्रमुख होता है, पत्रकार से ही अगली स्टेज होती है संपादक की। जब आप ये व्याख्यान सुन चुके होंगे तो समझ जाएंगे प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व। आप कई विश्वविद्यालयों में इसे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होती है, यानी हिंदी के कितने प्रयोजन हो सकते हैं, या जिस भाषा में हम सुन रहे हैं उस भाषा के माध्यम से कितने प्रयोजन सिद्ध होते हैं। प्रयोजन मूलकता में पत्रकारिता का क्या स्थान है, यानी जिस पत्रकारिता की हम बात करने जा रहे हैं वो भी प्रयोजन मूलक भाषा के तहत आती है। और पत्रकारिता, पत्रकारिता के सरोकार और पत्रकार की विशेषताएं, संपादक का क्या दायित्व होता है, किस तरह से वो प्रबंध करता है अखबार का, और अखबार की जो महत्वपूर्ण चीज है संपादकीय। ये संपादकीय क्या है आप अच्छी तरह से जान सकेंगे। इसे किस तरह से लिखा जाता है और कौन लिखता है और किसके लिए लिखता है और किस उद्देश्य को लेकर के लिखता है, इस पर हम केंद्रित रहेंगे। अंत में जब आप व्याख्यान सुन चुके होंगे तो ये समझ जाएंगे कि भले ही अब तक आप अखबार पढ़ते रहे, लेकिन अखबार का महत्व सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कल घटी घटनाओं पर समाचार पढ़े हैं, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम सामने आते हैं। पाठक, यानी अखबार को पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं। पाठक जो रोज अखबार पढ़ता है, यह भी कहा जाता है कि एक सदे हुए और अच्छे पाठक को 2-3 अखबार पढ़ने चाहिए। इसलिए हर विद्यार्थी को चाहिए कि पुस्तकालय जाएं और पुस्तकालय में जाकर के 2-3 अखबार जरूर पढ़ें। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी इस विषय का नाम ही रखा गया है। इस विषय में फिर सब चैप्टर जो बने हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत हम प्रयोजन मूलक हिंदी से करते हैं। हिंदी निजी क्षेत्र में प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है। प्रयोजन मूलक हिंदी से कुछ अभिप्राय निकल के आते हैं। क्या है प्रयोजन मूलक हिंदी? प्रयोजन मूलक भाषा किसी प्रयोजन विशेष से बोली जाने वाली भाषा होती है। यह प्रयोजन सापेक्ष, सीधा और स्पष्ट होता है, और वह उतना ही अर्थ देता है जितना अभिष्ट है। अभिष्ट का मतलब कि जो लिखा जा रहा है, जितना लिखा जा रहा है, उसका अर्थ उतना ही निकलेगा। साहित्य और प्रयोजन मूलक की हिंदी में बहुत बड़ा अंतर है, वो यही है। क्योंकि यहां
भाषा निश्चित होती है। जो कहना चाह रहा है समाचार के माध्यम से या संपादकीय के माध्यम से कोई भी अखबार, वो अपनी बात किसी भी तरह से स्पष्ट शब्दों में और निश्चित शब्दों में इस्तेमाल करता है। ये निश्चित शब्द जो बार बार आएगा, जिसे हम प्रयुक्ति भी बोलते हैं, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है शब्द का बार बार आना। कुछ शब्द होते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, इसे प्रयुक्ति बोलते हैं। अंग्रेजी का ये रजिस्टर शब्द है जिसपे शब्द विशेष पर दबाव रहता है और वो एक निश्चित अर्थ देता है। हर संस्था अपना काम करती है, उस संस्था में काम करने वाले की अपनी निश्चित भाषा हो जाती है। इस तरह से समाज में हम देखेंगे कि कई तरह की संस्थाएं काम करती है। अगर हम उन संस्थाओं में जाकर के देखेंगे या बात करेंगे उनसे, तो पता चलेगा, अगर आपने प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन किया है, आप इसके विद्यार्थी रहे हैं या पाठक, तो आप सहज ही अंदाजा लगा लेंगे, या इस व्याख्यान के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या ये व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, या इसका विभाग क्या है। विभाग से मतलब जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, दुकानदार, व्यापारी। जब इन चार व्यक्तियों से आप मिलेंगे और आपको रोज किसी न किसी से मुलाकात करनी ही पड़ेगी। जब आप बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से जब आप बात करेंगे तो आप आजाद नहीं होते कुछ भी कहने के लिए। आप अपनी बीमारी बताएंगे और डॉक्टर कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में आपकी बीमारी की ताकीद करेगा, तह तक जाने का प्रयास करेगा, और वो कुछ शब्दों में ये अपनी बात पूरी कर लेता है। इस तरह से किसी भी विभाग से संबंधित संस्थाएं जहां आप जाएंगे और उनसे बात करेंगे, तो आपको ये आश्चर्य होगा कि आप अब तक ये मान करके चलते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं और सभी हिंदी बोल रहे हैं। नहीं, प्रयोजन मूलक हिंदी आपको ये बताएगी कि वो प्रयोजन विशेष से बोली जाने वाली भाषा, जो संस्था विशेष में काम करने वाले कुछ शब्दों का, कुछ पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो बार बार करते हैं, इसलिए उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। विशेष शब्दावली होती है, कुछ अलग शब्दावली होती है। उस शब्दावली में कुछ निश्चित विचार होते हैं। कुछ औपचारिक भाषा होती है जो जीविकोपार्जन के काम आती है। जैसे किसी ठेकेदार से मिलेंगे जो निर्माण कार्य करता है, भवन निर्माण करता है, तो वो अपने मजदूरों से या उससे जुड़े हुए कर्मचारियों से जब बात करेगा, तो वो कुछ शब्दों का बार बार इस्तेमाल करने वाला है। इसी तरह से जब आप महाविद्यालय में आते हैं, तब आप ये देखेंगे कि आपके परिवार का माहौल और महाविद्यालय की माहौल की भाषा में कितना अंतर है। आप परिवार में जिन भाषा में बात करते हैं, या अपनी मम्मी पापा से जब बात करते हैं, या मम्मी और पापा जब बात करते हैं, तो उस भाषा को भी हम प्रयोजन मूलक की हिंदी की दृष्टि से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो इस तरह से उसे पारिवारिक भाषा कहेंगे। अखबार, दैनिक पत्र, प्रिंट मीडिया, इंटरनेटीय पत्रकारिता, जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। इसे हम लोकतंत्र का चौथा खंभा भी कहते हैं। ये लोकतंत्र का एक तरह से प्राण है। जिस अखबार की हम बात कर रहे हैं, वो अखबार क्या है? अकबर इलाहाबादी का ये शेर है, जिससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। खींचो न कमान को और न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये अखबार का महत्व जाहिर करता है। यानी
एक ऐसा आपातकाल जब दो देशों में युद्ध छिड़ गया हो, तो कहते हैं, ये साहित्यकार कह रहा है, खींचो न कमान को और न तलवार निकालो। इन दोनों की जरूरत नहीं है, तो किसकी जरूरत है? आपने ये देखा होगा, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, सारा इतिहास तोप तलवार तमंचों का रहा है। एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण जिंदगी में कई बार करता है, या तो वो हारता है या जीतता है। सारे राजाओं का इतिहास इसी बिंदु पर केंद्रित रहा है। और आज ये जो बात कही जा रही है, किस दौर की बात है? ये लोकतंत्र की, राजतंत्र नहीं। राजतंत्र में अखबार भी नहीं हुआ करते थे। प्रिंट मीडिया, प्रेस, अंग्रेज जब हमें गुलाम बनाते हैं, उसी के साथ यहां बहुत सी चीजें आती है। रेल, प्रेस, जब प्रेस आई, प्रेस के साथ ही हमें यह अखबार पढ़ने को मिलता है। तो अखबार का महत्व क्या हुआ? अगर युद्ध भी हो रहा हो तो हमें तोप तलवारों से भी ज्यादा जरूरत पड़ती है अखबार की। यानी जो ताकत तलवार में है, उससे कई गुना ताकत है कलम में। तो ये दौर किस तरह का दौर है? कलम का दौर है। अब यूं कहा जाता है, वीरता तलवार से नहीं देखी जाती। यह कह सकते हैं हम अखबार के बतौर कि अगर हमें जरूरत पड़ती है तो अखबार निकालना चाहिए। ऐसा आपातकाल भी आता है तो भी हमें अखबार निकालना चाहिए। और अभी हम देखेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच में राजनीतिक गर्मागर्मी का माहौल है, जम्मू कश्मीर को लेकर। तो इसमें भी लड़ाई सीमा पर नहीं लड़ी जा रही। कहां लड़ी जा रही है? अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। जो इधर के मंत्री, प्रधानमंत्री बोलते हैं या उधर के बोलते हैं, तो तुरंत अखबार में आता है। उसका रिएक्शन हम तुरंत अखबार के माध्यम से देते हैं। इसी तरह से अखबार का महत्व दूसरे बिंदु से भी हम देख सकते हैं। यह उदाहरण दिया जा रहा है, लोक शिक्षक एक पत्रिका रही जिसे जुगल किशोर चतुर्वेदी निकालते थे। उन्होंने लिखा है इसके शुरू में, तिमिर आवर्त लोक में नव ज्ञान की नवज्योति भरने, लोक शिक्षक आ गया है लोक में आलोक भरने। यानी अगर अंधकार भी है तो उसे उजाले में लाने के लिए हमें पत्र पत्रिकाओं की जरूरत पड़ती है। तो पत्र पत्रिका, पत्र जिसे हम दैनिक पत्र कहते हैं, पत्रिका जिसे हम मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक कहते हैं। ये पत्रिकाएं और पत्र दोनों में भी अंतर होता है। चलिए हम अखबार की बात कर रहे हैं और मुद्दे पर आते हैं। हमारा आज का खास विषय है संपादक और संपादकीय। संपादक का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। सारा अखबार देखने का जिम्मा किसका होता है? संपादक का। और संपादक का भी मुख्य काम अगर कोई है तो है संपादकीय लिखना। संपादकीय क्या होता है आप यहां समझ सकते हैं, और संपादकीय की क्या विशेषताएं होती है हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं संपादक से। संपादक के कुछ आदर्श होते हैं और उन्हीं आदर्शों, विशेषताओं, खास पहचान संपादक की क्या है हम देखने जा रहे हैं। वह अष्टादर्श लेकर के चलता है। पत्रकारिता को कलात्मक आयाम देने का काम कौन करता है? संपादक करता है। ये चित्र थोड़ा धुंधला हो रहा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है जिसे हम और आगे स्पष्ट करने वाले हैं। संपादक का प्रशासनिक कौशल, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए प्रशासकीय मशीनरी बहुत जरूरी होती है। जैसे महाविद्यालय को चलाने के लिए प्राचार्य, ठीक वैसे ही अखबार को चलाने वाला भी कोई न कोई होता है जिसे हम
संपादक के माध्यम से पहचान सकते हैं। तो संपादक में सबसे पहला कौशल जिसे कहेंगे, कुछ कौशलों की कुशलता की जरूरत पड़ती है। पहला कौशल टीम वर्क। बिना टीम के वो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी किसी भी देश में या किसी भी शहर में एक अखबार नहीं हुआ करता, एक से अधिक अखबार होते हैं, आधा दर्जन, एक दर्जन। तो संपादक अगर कुशलता से काम करेगा तो उसका अखबार सबसे ज्यादा चर्चित होगा, सबसे ज्यादा पाठकों को आकर्षित करेगा। इसलिए संपादक अपनी कुछ कुशलताओं की पहचान करवाता है। तो सबसे पहला आता है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब जितने भी उसमें काम करने वाले होते हैं, अखबार को निकालने वाले, संपादक के अलावा उप संपादक, संपादक के अलावा उसके सहयोगी और बहुत सारे अन्य, सारे मिलकर के एक टीम बनती है। उस टीम का संयोजन संपादक प्रशासनिक कौशलता के साथ करता है या ऐसा वातावरण बना के रखता है उस अखबार के संस्था का जहां पर वो काम करते हैं, तो टीम भावना के साथ काम करते हैं, जिसे हम मित्रवत होकर के काम करना, भाईचारे के साथ काम करना, ये उसकी कई कुशलताओं को देखा जा सकता है। जैसे निर्देशनात्मक कौशल, जिसमें वो कईयों से कई तरह के काम लेता है। टीम के अंदर कई तरह के वर्कर होते हैं, उन वर्करों से कई तरह के काम लेने होते हैं, तो उसे में खास नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है और वो व्यक्ति विशेष में योग्यता देख करके उसके अनुसार काम देता है। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा और दूसरा उसे ठीक से कर सकता है तो दूसरे व्यक्ति को देगा। इस तरह से, या जो नहीं समझ रहा उसको समझाने का प्रयास करता है। इस तरह से टीम भावना के साथ वो कार्यों का विभाजन करता है कि कौन सा काम किससे किस तरह से लेना है। इस तरह से हम देखेंगे कि संपादक, जिसे अखबार के माध्यम से जो हमारे सामने प्रतिदिन आता है, उसके पीछे कितना टीम वर्क होता है, कितने लोगों की मेहनत होती है। और आप तो ये देख करके आश्चर्य करोगे कि अखबार दिन भर में समाचार जुटाता है और जब लिखने बैठता है तो रात के 7, 8, 9 बजे से लेके 12, 1, 2, 2:30 बजे तक काम करता है। यानी रात को अंधेरी करती है वो सारी टीम मिल करके, तब जा करके आपके पास 2, 3, 4 बजे से अखबार वहां से निकलता है और हमारे हाथों में सुबह 5 बजे पहुंच जाता है। क्या संदेश लेकर के पहुंचता है ये हम बाद में बताते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है संकलनात्मक। वो उसमें इस तरह के कौशल की जरूरत पड़ती है कि कई चीजों का संकलन करता है। अखबार जो एक मुख्य पृष्ठ से लेकर के मध्य और अंत तक पहुंचता है, वो 8-10 पेज का अखबार कई तरह के लोगों के बीच में बटा हुआ होता है। जैसे व्यापार पृष्ठ, खेल जगत और संपादकीय और देश दुनिया, यहां तक कि स्थानीय समाचार के लिए कुछ अखबारों ने एक अलग ही तरह की व्यवस्था की है। जैसे हम यह राजस्थान में देख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका, बूंदी भास्कर और बूंदी पत्रिका। इस तरह से वो हर जिले की अपनी एक पत्रिका भी निकालता है। तो कहने का आशय है कि जो जिले को संबोधित कर रही है वो पत्रिका, उस जिले से ही संबंधित समाचार उसमें होंगे, यानी स्थानीय समाचार होंगे। इस तरह से वो संकलनात्मक प्रयास भी करता है। वो अपने सहयोगियों की जरूरत पड़ने पर बैठक लेता है, बैठ करके विचार विमर्श करता है कि किस तरह से हमें कौन सी चीज किस पेज पर कितना स्थान घेरते हुए लेनी है। और अंत में एक बैठक उस बात को लेकर के करता है कि गत दिवस के समाचार जो आए थे उसका पोस्टमार्टम करना। पोस्टमार्टम से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, यह अखबार की भाषा है।
और अस्पताल में पोस्टमार्टम होता है। लेकिन हम जब किसी भी चीज की आपाद मस्तक ऊपर से नीचे तक चारों तरफ देख करके विचार विमर्श करते हैं तो उसे हम पोस्टमार्टम कह सकते हैं, यानी चीर फाड़ करना। यानी कोने कोने में हमारी निगाह पहुंचनी चाहिए, कोई बात छुपी हुई नहीं रहनी चाहिए, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम। जब किसी लाश का डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है तो इस बात को जाहिर कर देता है कि उसकी मौत किस हथियार से, किस कारण से हुई है। तो इस तरह से अखबार का संपादक संकलनात्मक कौशल के तहत एक अंतिम मीटिंग जो करता है उसमें सभी को बिठा करके उप संपादकों को और ये विचार विमर्श करता है कि हमने गत दिनों जो अखबार निकाला, जो समाचार दिए, वो किस तरह के समाचार थे, किस तरह के छूट गए और किस तरह के गलत चले गए या गलत संदेश जा रहा है या और बेहतर तरीके से हम कर सकते थे। कहने का आशय यह है कि संपादक का दायित्व यह होता है कि वो अपने अखबार को बेहतर से बेहतर करना चाहता है, और वो भी किसके लिए? पाठक के लिए, आम जनता के लिए। दूसरा आता है प्रस्तुतिकरण कौशल। समाचार जिसे हम सुबह सुबह खोल करके देखते हैं वो अखबार अकेला नहीं होता, कई तरह के प्रतिस्पर्धी दूसरे समाचार पत्र भी होते हैं। तो इसलिए उसे प्रतिस्पर्धीय बनाना होता है, और वो किस अर्थ में बनाएगा कि वो किस तरह से बेहतर प्रस्तुति दे सकता है। सबसे पहला आता है पठनीयता। पाठक जिसे पढ़ता है वो पठनीय होना चाहिए। समाचार, लेख, समग्र अखबार, कोई भी समाचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पाठक ये कहे कि ये मेरे समझ में नहीं आया, इसकी भाषा बहुत जटिल है। ये अखबार का संपादक इस बात को विशेष गौर से देखता है, और यही बात वो मीटिंग में पोस्टमार्टम करते हुए देखता है कि किसी समाचार में कहीं पठनीयता की कमी तो नहीं थी। इसलिए पठनीयता बेहद जरूरी है, और ये कब होती है? भाषाई दृष्टि से उसे देखा जाता है। विज्ञापकों के साथ पाठकों की प्रति जिम्मेदार व टीम के आग्रह एवं आशाओं का पूर्ति करता वो बनता है टीम के माध्यम से। यानी कुछ आशाएं उस अखबार से जुड़ी होती है, और आशाएं किसकी होती है? वो रोज जो पाठक पढ़ रहा है। और कुछ समाचार ऐसे होते हैं कि आज ही आया, कल नहीं आएगा। कुछ समाचार ऐसे होते हैं जो कल भी आया था, आज भी पढ़ रहे हैं, उस श्रृंखला में कल भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से पाठक में एक तरह से रुचि जागृत हो जाती है उस समाचार से, जिसको वो विशेष तौर से देखता है, गौर से देखता है। और इस तरह से संपादक के सामने कुछ चुनौतियां भी होती है। चुनौतियों में लेख ट्राय माध्यम, पत्रकारिता का व्यवसायी का रूप लेना। अब हम इस विषय पर गौर से देख सकते हैं कि अखबार चूंकि बिना व्यवसाय के नहीं निकलता, क्योंकि ये व्यवसाय है उसका भी। संपादक जिसे जो अखबार निकालता है उसे संपादक कहते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका एक मालिक भी होता है, और मालिक सभी को वेतन देता है। वेतन तभी मिलेगा जब वो कुछ कमा करके देखा अखबार। तो अखबार विज्ञापनों से कमाता है, उसका आर्थिक पहलू है। इस तरह से व्यवसाय तभी आगे बढ़ेगा जब अखबार ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, और ज्यादा से ज्यादा तभी बिकेगा जब वो उतना चर्चित होगा, पाठकों में उसकी पैठ होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं व्यावसायिकता जुड़ी हुई है अखबार से। आप ये देखेंगे कि कई बार अखबार के पन्नों पर समाचार से ज्यादा विज्ञापन हावी होते हैं, और विज्ञापन इतने होते हैं कि अब तो ये देखने को मिल रहा है कि पहले पेज पर एक भी समाचार नहीं है, बल्कि एक बड़ा विज्ञापन है जो पूरे अखबार को घेर रहा है। यहां से 10 साल पहले तक ऐसा कोई कह भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता था कि विज्ञापन इस तरह से जगह घेर लेंगे और मुख्य पृष्ठ पर आ जाएंगे। इसके पीछे का कारण क्या हुआ? व्यवसाय।
पहले पेज पर अगर विज्ञापन आ रहा है तो सबसे ज्यादा उसे आर्थिक लाभ दे रहा है। वैसे तो अखबार में कई तरह के विज्ञापन होते हैं और आपके पास जो अखबार पहुंचता है, आप जितनी कीमत अदा करते हैं वो तो उसकी लागत भी नहीं होती। तो लागत कहां से कमाता हो? विज्ञापनों से। तो इस तरह से कुछ देशों में कुछ अखबार फ्री बांट दिए जाते हैं क्योंकि सारी लागत तो विज्ञापन दे चुका होता है। अब आपसे कीमत ले न ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम अगले बिंदु पर आते हैं, संपादन कला का स्वरूप। संपादन करना भी एक कला है। आप ये देखेंगे कि चित्रकला या कुछ जिसके पीछे कला जुड़ा हुआ है, कला वही नहीं है। कला हमारी जिंदगी में बराबर देखी जा सकती है। तो जिस अखबार को हम देखते हैं उसमें भी संपादक की कलाकारिता हम देख सकते हैं और इसको कुछ भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे बाह्य स्वरूप। बाहरी तौर पर अखबार किस तरह से दिखाई देता है और किस तरह से दिखना चाहिए, यह प्रयास संपादक का रहता है। संपादक बराबर इस बात पर गौर करता है कि उसका अखबार किस तरह से और बेहतर दिखे। तो बाह्य स्वरूप कैसे उसका बनेगा? सुदृढ़ अर्थतंत्र, यानी आर्थिक पहलू अखबार का मजबूत होना चाहिए और आर्थिक पहलू पर गौर करेगा संपादक कि किस तरह से इसका व्यवसाय ज्यादा से ज्यादा बढ़े। क्योंकि मुद्रास्फीति में अखबार का रख रखाव महंगा पड़ता जा रहा है। रंग सज्जा का बढ़ता खर्च, क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकांश अखबार ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं, लेकिन कुछ हिस्से उसके रंगीन भी होते हैं। आपने देखा है कि कुछ ही रंगीन होते हैं क्योंकि वो जब बहुत जरूरी होता है, जिसको वो हाईलाइट करना चाहता है, जिस समाचार को, उसको वो रंगीन कर देता है या उस चित्र को रंगीन करता है। इस तरह से वो भले ही महंगा पड़ रहा हो लेकिन वो पाठक को पसंद आना चाहिए, यानी वो आकर्षित करे पाठक को। इस कारण से संपादक ये देखता है कि कब क्या किस तरह से देना है, कितना देना है। इस तरह की व्यवस्था उसके बाह्य स्वरूप को बनाने के लिए संपादक अपनी व्यवस्था करता है। आर्थिक तंत्र बहुत जरूरी है किसी भी अखबार को निकालने के लिए। और कुछ अखबार या पत्र पत्रिकाएं ऐसी होती है जिसे हम सरकारी पत्रिकाएं कह सकते हैं, जिसमें आजकल समाज कल्याण और भी कुछ पत्रिकाएं हैं। आप ताज्जुब करोगे कि समाज कल्याण पत्रिका जो दिल्ली से निकलती है, पूरे देश भर में जाती है, उसकी कीमत महज डाक का टिकट जो लगता है उतने में आपको दी जाती है। डाक टिकट 10 रुपए का लगता है और उसकी कीमत भी लिखी हुई है 10 रुपए। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर उसका जो खर्चा प्रिंट का वो कहां से आ रहा है। तो पता चलेगा कि जब हम कह रहे हैं कि आर्थिक तंत्र अखबार के लिए मजबूत होना चाहिए और अखबार का मालिक व संपादक इस पर विशेष गौर करता है, क्योंकि समाज में, देश में कुछ पत्र पत्रिकाएं फ्री में दी जा रही है, जिसे हम समाज कल्याण पत्रिका कह सकते हैं, जिसे समाज कल्याण विभाग निकाल रहा है और वर्षों से निकाल रहा है। मासिक है, कलरफुल पत्रिका है, और जो अगर आप उसमें कविता लेख लिखना चाहते हैं तो आपको लेखक के बतौर पूरा मेहनताना भी दिया जाएगा। तो इस तरह से वो सरकार के लिए भले ही महंगी पत्रिका हो, लेकिन सरकार अपनी बात को, नीति को समाज और जनता तक पहुंचाने के लिए उस पत्रिका को कम से कम लागत पर, यहां तक कि आपसे पोस्टेज चार्ज वसूलता है और आप तक पहुंचा देता है। इस तरह से कह सकते हैं कि सरकारी पत्रिकाएं जो घाटा उठा करके भी निकाली जाती है, छापी जाती है, लेकिन अखबार के लिए सारी व्यवस्था अपने स्तर पर जुटानी होती है। वो इस तरह से एक दिन भी फ्री नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा तो सड़क पर आ जाएगा। सड़क पर आने का मतलब है अखबार
बंद हो जाएगा। अगला बिंदु आता है जिसे हम संपादन कला का स्वरूप कहेंगे। प्रकाशन स्थल क्या है, कहां है, अखबार कहां से निकलता है। निश्चित तौर पर महानगर से निकलेगा, कोटा से, जयपुर से। बूंदी में वो सिर्फ बटेगा। तो वो किस जगह से निकल रहा है, बड़ा नगर होगा, और जिस नगर से वो निकल रहा है उस नगर की खास समाचारों को, यहां तक कि उन पाठक की मानसिकता को भी समझने का प्रयास करता है संपादक, क्योंकि जहां से वो निकल रहा है वह सबसे ज्यादा बढ़ता है। अब आप ये देखेंगे कि राजधानियों में अखबार जितने बढ़ते हैं, शायद शेष प्रदेश में या देश में उतने नहीं बढ़ पाते। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में जितने अखबार बढ़ेंगे उतने पूरे देश में नहीं। तो पाठक सबसे ज्यादा उनको राजधानियों में मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो समाचार छपते हैं, बनते हैं, वो खास विचारों को भी देखते हैं। किसके विचार देखेंगे? जनता के, पाठक के। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि जहां से वो निकलता है, संपादक उस नगर की या उस राजधानी की पाठकों की मानसिकता को समझने का प्रयास करता है, उसके अनुसार समाचार बनाता है। समाचार के बाह्य स्वरूप को भी उसी तरह से बनाने का प्रयास करता है। मुद्रण व्यवस्था, यानी जहां से वो प्रकाशित होता है उसको बोलते हैं मुद्रणालय। यानी कहां से निकल रहा है, किस प्रेस से निकल रहा है, प्रेस किस तरह की है, यह भी उसे देखना होता है। क्योंकि आजकल अगर हम बहुत पीछे जाएंगे तो हाथ से चलने वाली मशीनों से अखबार निकला करते थे, और अब बड़ी बड़ी मशीनें आई, और अब अभी अभी ये कहें कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई ऑटोमेटिक मशीनें जो कई अखबारों को एक साथ प्रिंट करती है। तो इस तरह से वो नए से नए मुद्रण की व्यवस्था करता है। यहां तक कि हर अखबार वाला अगर बड़ा अखबार है तो अपना स्वयं का मुद्रणालय जरूर खुलवाएगा। ये व्यवस्था अब बदल रही है। नई मुद्रण के द्वारा वह नए स्वरूप को बनाए रख सकता है, यानी जो लेटेस्ट मशीनें हैं उसे खरीदने का और उससे अखबार निकालने का प्रयास करता है। भाषा कौशल, भाषा कौशल यानी भाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम शुरू में बात कर चुके हैं। जैसे किसी भी अखबार को हम पढ़ेंगे और दूसरा अखबार पढ़ेंगे, दोनों अखबारों को अगर महीनों तक पढ़ें, एक को, और महीनों तक फिर दूसरे को पढ़ें, तो आपको भाषा में थोड़ी तब्दीली नजर आएगी। कुछ भाषाई अंदाज, जिसे भाषा कोड कहते हैं, यानी संपादक या साहित्यकार, और कई साहित्यकार संपादक भी हुए हैं। तो इस तरह से एक बड़ा लेखक या साहित्यकार या पहुंचा हुआ संपादक अपनी एक भाषा बना लेता है, विकसित करता है। उसके बोलने में, उसके लिखने में एक निश्चित शब्दावली का इस्तेमाल वो करता है, या यूं कहें कि अपनी पहचान पाठक में बनाने के लिए एक दूसरे अखबार से अलग तरह की भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करता है, जिसे वो भाषा कोड कहते हैं। और ये भाषा कोड भी धीरे धीरे बनती है। जैसे अपने जो सहयोगी होंगे अखबार में, वो कई तरह के लोग, कई क्षेत्रों से आए हुए लोग होंगे। उनका शिक्षा का स्तर भी अलग अलग होगा, उनके जाति धर्म भी अलग हो सकते हैं, उनके बोलने का अंदाज अलग हो सकता है। तो उनसे तारतम्य बिठाते हुए संपादक उनसे जिस भाषा में बात करता है और जिस भाषा की वो अपेक्षा करता है, वो भी उसे विकसित करनी होती है। अंततः उसके संपादक मंडल में या टीम में भी कई तरह के विविध भाषा भाषी लोग हो सकते हैं। उनमें तारतम्य बिठा करके वो एक निश्चित भाषा गढ़ने का प्रयास करता है। अंततः इसका उद्देश्य क्या रहेगा? पठनीयता। पठनीयता सर्वोपरि है। आप दूसरे प्रदेश से हैं, आप अलग तरह की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन संपादन में या समाचार में हिंदी भाषा का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो
सहज सरल और सुबोध शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें कोई भी जटिल शब्द, तत्सम बहुल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से भाषा में रोचकता होना बहुत जरूरी है। यानी ये संपादक या समाचार देने वाला पत्रकार जब समाचार लिखता है उस वक्त मध्य नजर रखता है कि वो किस तरह से लिख रहा है, किस भाषा में लिख रहा है, जिस समाचार को लिखने जा रहा है उसके अनुकूल किस तरह के शब्द आने चाहिए। और कोई भी शब्द जटिल नहीं हो सकता। अगर जटिल आ गया तो अगर दूसरा कोई साथी उसे देख रहा है तो वो उसे ठीक कर सकता है, या अंततः संपादक जब मीटिंग करेगा, पोस्टमार्टम करेगा, तब उस पत्रकार को बुलाएगा और कहेगा कि आपने फला समाचार में, फला वाक्य में फला शब्द का उपयोग किया, जिसकी जगह पर दूसरा शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता था, तो पाठक के लिए वो ज्यादा ठीक होता। यानी उसको समझने में दिक्कत आ रही थी। जब आप यहाँ पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ते हैं या काव्य पढ़ते हैं तब आप शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकते हैं। शब्दकोश उठा करके शब्दों से परिचित हो सकते हैं या पढ़ाने वालों से शब्दों का अर्थ पूछ सकते हैं। लेकिन किसी भी अखबार में शायद ही ऐसा होता हो कि आपको ये पूछना पड़े कि इसका मतलब क्या है इस शब्द का। ऐसा कभी कभार होगा, या फिर यूं हो सकता है कि आपका शिक्षा का स्तर थोड़ा नीचे है। अगर आप बीए तक पढ़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि अखबार आपके भाषा समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो संपादक इस पर विशेष गौर करता है कि भाषा सरल ही होनी चाहिए, इसलिए जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसलिए भाषा रोचक रहनी चाहिए, यह उसका भाषा कोड होता है। निरंतर प्रयोजन मूलक बनाए रखने का प्रयास किया जाता है अखबार को, अखबार की भाषा को और हर समाचार को। पत्र का आंतरिक स्वरूप संपादक अपने सहयोगियों से मिलकर उनसे विचार विमर्श कर कई तरह की योजनाएं बनाता है, और योजना में सबका सहयोग लेते हुए सबसे पहले जब अखबार अगले दिन के लिए तैयार होता है तो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है डमी। ये डमी पत्र का एक तरह से प्रारूप बनाना है, और ये रोज का काम हुआ। मोटे मोटे तौर पर एक जैसा लगता है, लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा जब कभी विशेष घटना होती है, या जैसे अभी चांद पर हमने सैटेलाइट को उतारा, तो अखबार आपने देखा होगा कि उस तरह का नहीं था। मुख पृष्ठ पर मोटे मोटे और अधिक मोटे अक्षरों में लिखा हुआ, अलग अंदाज में लिखा हुआ, बहुत हाईलाइट करते हुए लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये रोज इस तरह से दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से डमी जो बनाई जाती है वो दिन विशेष को या विशेष घटना को देख करके वो बदल जाती है। इसलिए अखबार का जो प्रारूप बनाया जाता है उस पर वो पहले विचार करते हैं, और फिर ये विचार करेंगे कि कौन सी सामग्री किस जगह जाएगी। आप अखबार के मुख पृष्ठ पर एक या दो या तीन समाचार सबसे ऊपर देखते हैं, वो सबसे ऊपर ही रहेंगे क्योंकि उस पर काफी विचार विमर्श मंथन किया जा चुका है। और जो नीचे रहेंगे वो उसके भी निश्चित कारण है, क्योंकि आपको मुख पृष्ठ पर जो महत्वपूर्ण खबर है सबसे पहले दिखाई देगी और उसको वो ज्यादा से ज्यादा जगह देगा। तो इस तरह का कह सकते हैं कि कौन सी सामग्री किस जगह पर और कितनी जगह लेते हुए, कितनी जगह घेरते हुए आएगी। और यहां तक कि जरूरी नहीं कि पहले पृष्ठ पर ही हो, दूसरे भी जा सकती है, तीसरे पर भी जा सकती है। और जो विशेष पृष्ठ होते हैं, वाणिज्य, खेल जगत, उनके लिए तो उसी तरह की, हालांकि कभी कभार ये होगा कि जिसे हम खेल जगत में पढ़ रहे हैं वो मुख पृष्ठ पर भी होती है। पता चला भारत पाकिस्तान क्रिकेट हो रहा है, वो भारत जीत गया, तो वो खबर सिर्फ खेल जगत पृष्ठ पर नहीं हो सकती, वो कहां होगी, मुख पृष्ठ पर भी होगी। हालांकि उसका पूरा विवरण खेल जगत में दिया जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले वो डमी बनाते हैं और इस पर काफी
विचार विमर्श मशक्कत करते हैं, और यहां तक कि कुछ समाचारों को किस रंग में दिया जाए, यानी उसका प्रारूप किस तरह का होना चाहिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक लेआउट बनता है। जो मूल कॉपी का विन्यास बनाया जाता है, कभी वो बाएं से दाएं होता है और कभी दाएं से बाएं। संपादकीय का टाइप शेष समाचार से भिन्न हो सकता है। यानी आप ये देखेंगे कि दो अखबार लेंगे, दोनों अखबारों के फॉन्ट अलग अलग होते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि उसी अखबार का फॉन्ट एक जैसा रहेगा, लेकिन संपादकीय का फॉन्ट फिर बदला हुआ नजर आ सकता है। यानी वो इस तरह से लिखा जाएगा कि वो पाठक को फिर से आकर्षित कर सके। शीर्षक शीर्षक समाचार के लिए, संपादकीय के लिए बेहद जरूरी होता है। आप जब साहित्य पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि किसी भी रचना का एक शीर्षक होता है, कहानी का, कविता का, उपन्यास का या संस्मरण का, रेखा चित्र का। और वो जो शीर्षक कह रहा है वही बात अंदर दिखाई देगी, आप उसको अलग थलग महसूस नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शीर्षक बनाने में भी उन्हें काफी विचार विमर्श करना होता है। एक तरह से कह सकते हैं मूल समाचार, यानी कोई भी समाचार जब बनाया जाता है तो उसका शीर्षक बहुत कुछ कह देता है। कई बार पाठक शीर्षक पढ़ता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन कई बार ये होता है शीर्षक पढ़ने के बाद वो आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि पूरा समाचार पढ़ता है। समाचार पढ़ने के बाद उसे लग जाता है कि जो शीर्षक में लिखा था वही समाचार में दिखाई दिया, वो सारी बातें। तो इस तरह से शीर्षक भी वो कई तरह से हाईलाइट करता हुआ बनाता है। इसे भी दाएं बाएं करते हुए, कभी हाशिए को छूता हुआ, इसकी टाइप फॉन्ट में बदलाव करके और प्रभावी शीर्षक बनाया जाता है। पाठक को आकर्षित करना होता है मूल उद्देश्य किसी भी समाचार का होगा। तो क्या होगा कि पाठक अंततः उससे प्रभावित हो, यहां तक कि पाठक उसे समाचार को मनोयोग से पढ़े। अब आप ये कहेंगे कि समाचार तो पढ़ेंगे ही, अखबार आया है तो, लेकिन अगर शीर्षक कुछ भी नहीं कह रहा और शीर्षक पढ़ते ही आपको लग गया कि पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस समाचार को कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन वही शीर्षक आपको इतना आकर्षित लगे, दिल को छू जाए, या उस शीर्षक में कुछ ऐसी बात होती है कि आप पढ़ने को बाध्य हो जाते हैं। इस तरह से पाठक को बाध्य करने वाला होता है शीर्षक, ताकि हर पाठक अखबार को मनोयोग से पढ़ता है। एक बिंदु आता है, आप जब अखबार देखते हैं तो कई तरह की आड़ी तिरछी रेखाएं या पट्टियां दिखाई देती है। इसका प्रयोग यूं कहा जाता है कि अब खत्म हो चला है, पहले ज्यादा आया करता था। पर किसी समाचार को उभारने के लिए आज भी इसे प्रयोग करते हैं। बॉर्डर या बॉक्स में आप देखेंगे कुछ समाचार सामान्य होते हैं, कुछ बॉक्स के अंदर बंद होते हैं। बॉक्स के अंदर जो बंद होंगे समाचार, उस पर आंखें अपने आप ही चली जाती है। इसका मतलब ये कि कुछ समाचारों को संपादक इस तरह से वो चाहता है कि इसे तो पाठक पढ़े ही, यानी पाठक की निगाह से बचना ही नहीं चाहिए, इसलिए शीर्षक भी काम नहीं कर रहा हो सकता है, तो उसे बॉक्स में बंद करता है। इसलिए कई तरह की पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है, बॉर्डर या बॉक्स में बंद किया जाता है इस तरह से। और दूसरा एक प्रयोग और है छाया चित्र, फोटोग्राफी। किसी भी समाचार के लिए ये एक तरह से अनिवार्यता बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? क्योंकि जब किसी समाचार में, हर समाचार में चित्र नहीं आते, कुछ चित्र के साथ समाचार बनते हैं। जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, चूंकि कार्यक्रम हर रोज नहीं होते, कुछ कार्यक्रम महीनों में होते हैं, कुछ ऐसे अनूठे कार्यक्रम होते हैं जो कभी कभार होते हैं, या मंत्री जी पधारे हुए हैं, या संत महात्मा प्रवचन देने चले आए, तो ऐसे में उस चित्र को के साथ समाचार आता है।
तो इस तरह से संपादक चित्र का प्रयोग अपनी सोच समझ के अनुसार करता है, कितना स्थान दिए और कितना न दिए। कॉलम का छाया चित्र के साथ सामंजस्य बिठाता है या कैमरामैन के लिए जगह निर्धारित कर देता है। या कभी जब पता चला कि संपादक हर समाचार को नहीं देख सकता, तो वो कुछ निशान इस तरह से छोड़ देता है कि कैमरामैन वहां फिर अपना चित्र सेट कर देगा। यानी उसके लिए इतनी गुंजाइश रखता है कि कैमरामैन भी अपना काम कर सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि छाया चित्रों की साज सज्जा संपादक की कला चेतना को दिखाता है। वह चित्र को कभी खड़ा, लंबा, गोल, दाएं बाएं करते हुए सेट करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि संपादन एक कलाकर्म है। और कलाकर्म कैसे पूर्ण होगा? अभी एक शेष बात और बची हुई है, कार्टून। अगर आपने अखबार पढ़ा है तो पहले ही पेज पर अंत में नीचे की तरफ एक कार्टून रोज आएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के देखिए, महज 2-2.5 लाइन में होता है। यानी 10-15 या 10 शब्दों में ही लिखा होता है। और वो जो लिखता है, आप पूरे अखबार में समाचार से भी भर दे तो भी वो बात नहीं आती। कई बार इतना सटीक, कई बार व्यंग करता हुआ, और कई बार हंसाता हुआ, कई बार वो एक तरह से हमें सोचने पर मजबूर करता है। और हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कार्टूनिस्ट कितना दिमाग रखता है। कुछ चित्र देगा और चित्र के साथ कुछ वाक्य देगा, उसी में बहुत कुछ कह देता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि संपादन करना एक बड़ा काम है और कलाकार का काम है। तो कलाकर्म इसलिए कहते हैं कि उसमें कुछ कार्टून निश्चित होते हैं। कार्टूनिस्ट का भी एक कॉलम होता है, कुछ नक्शे बने होते हैं, नक्शे बना करके भी दिए जाते हैं। रेखांकनों के द्वारा, यानी रेखाओं के द्वारा भी वो कई जगह रेखाओं का प्रयोग करते हुए काम करता है, या ग्राफ्स बनाता है, चार्ट्स बनाता है। और कुल मिलाकर के ये कि पूरे अखबार में कहां कौन सा रंग देना है, ये भी वो प्रयोग करता है। इसके अलावा अन्य कलात्मक पक्ष है। संपादक कभी अकेला नहीं होता, उसकी पूरी टीम होती है। सभी को अनुभवानुसार दायित्व सौंपता है। समाचार की प्रूफ भाषाई शुद्धता के लिए आवश्यक है। प्रथम पृष्ठ आकर्षण का केंद्र है, इसकी सजावट पर विशेष ध्यान रखना होता है और संपादक इस पर जरूर निगाह रखता है। मुख पृष्ठ का डिजाइन सबसे पहले पाठक की निगाह में आता है। इस पर माह, तिथि, बार आदि अंकित होते हैं। लीड समाचार इसी पर होते हैं। मुख पृष्ठ के रंग व चित्र व लोगो का इस्तेमाल किया जाता है। संपादक की सजगता व कुशलता और कुशाग्रता से ही पत्र को कलात्मक रूप व स्तरीय बनाया जाता है। उसका समर्पण भाव से ही समाचार में स्तरीयता व विश्वसनीयता आती है। संपादक समग्र अखबार को देखने के साथ जिस मुख्य काम के लिए वो जाना जाता है, वह उस पत्र की पहचान संपादकीय है। संपादक क्या है? चलिए हम इसको कुछ शब्दों में बांधने का प्रयास करते हैं। वह न किसी जाति, संप्रदाय, धर्म का प्रतिनिधि होता है, न सत्ता के मद में चूर सामंतशाही का प्रतिनिधि। वह आम जन का हितैषी और हितैषिता के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करने वाला एक ऐसा प्रबंधक है जो अपने पूरे संपादकीय परिवार एवं परिजनों का पोषक होता है। राष्ट्रीयता और लोकतंत्रीय भावधारा का प्रसारक और उन्नायक होता है। संपादकीय की कुछ खास विशेषताएं होती है। संपादकीय पृष्ठ की पहचान करना। पहले तो ये देखा जाए कि संपादकीय होता कहाँ है। अधिकांश पाठकों को यही पता नहीं चलता। कई बार हम ये सवाल करते हैं, संपादकीय समाचार पत्र में किस जगह होता है? ये आपको खोजना सबसे पहले। संपादकीय आकार में लघु किंतु बेहद प्रभावी होता है। संपादकीय पत्र की नीति, रीति, वैचारिकता और पहचान का माध्यम होता है। यानी हर अखबार की एक निश्चित सोच होती है, एक विचार होता है। उसको प्रतिनिधित्व कौन करेगा? समाचार नहीं, संपादकीय करता है। संपादकीय में जनसाधारण को जागरूक करने का विशेष पक्ष होता है। भावी निर्णयों से अवगत कराता है, यानी आगे क्या होने वाला है सरकार के द्वारा या
किसी भी माध्यम से अगर संपादक को ऐसा लगता है तो उन भावी योजनाओं पर भी वो अपने संपादकीय में कुछ सूत्र छोड़ता है और ऐसे भावी निर्णयों से पाठकों को अवगत कराता है। संपादकीय आसन्न समस्याओं यानी ऐसी समस्याएं जो अभी नहीं है लेकिन आ सकती है, जैसे पर्यावरण। पर्यावरण कल तक जैसा था आज उससे बदतर है, कल और भी बदतर होने वाला है। इसकी चिंता सभी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है और ये अखबार के संपादकीय भी और लेखक लोग भी बराबर लिख लिख करके कर रहे हैं। यानी हमें आगाह कर रहे हैं वो, यानी आने वाला आसन संकट क्या है, पर्यावरण। नीतियों योजनाओं की व्याख्या करता है, सुझाव व मार्गदर्शन करता है, ये सब उसके संपादकीय में झलकता है। और संपादकीय कैसा होगा, ये है एक अखबार का पन्ना। इसमें दिया जा रहा है जो बिल्कुल एक साइड में संपादकीय लिखा हुआ है और इसके अलावा आलेख लिखा हुआ है और सामयिक लेख लिखा हुआ है। नीचे उप संपादकीय लिखा हुआ है, पाठकीय प्रतिक्रियाएं लिखी हुई है। इतना कुछ इसमें होता है, यानी इसमें समाचार के बजाय कुछ लेख आलेख होते हैं। संपादकीय जिसमें संपादक का नाम नहीं होता, केवल शीर्षक होगा। एक खास विशेषता है संपादकीय को पहचानने की कि अगर लेख है और लेखक का नाम है तो वो लेख हुआ। जो इसमें लिखा हुआ आलेख जो किसी भी क्षेत्र में लिखा हो सकता है और बड़ा भी होता है, लेकिन संपादकीय उससे छोटा होता है। तो इस तरह से यह पेज का पन्ना है जिसमें आप देखेंगे कि जहां आलेख होते हैं, जहां पाठ की प्रतिक्रियाएं होती है, वहीं संपादकीय होता है। और संपादकीय में किसी भी संपादक का नाम नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसे संपादक लिखता है। ये मान करके चलते हैं कि उसको कौन लिखेगा, संपादक ही लिखेगा या वो किसी उप संपादक से लिखवाएगा, लेकिन फिर भी नाम संपादक का ही होना है, इसलिए उसमें नाम जाना जरूरी नहीं है। अगर उसमें नाम लिख देते हैं तो ये हो जाता है कि फिर किसी दिन किसी अन्य उप संपादक ने वो लिखा तो उसका नाम जाएगा, लेकिन दायित्व किसका है, उसे चलाने वाले का। तो चलाता कौन है, से संपादक। इसलिए संपादक का दायित्व बनता है कि संपादकीय उसकी सहमति के बिना नहीं जा सकता, उससे संपादक की सहमति स्पष्ट है। इसलिए या तो वो किसी संपादक को अन्य उप संपादक से भले लिखा ले, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है, उसकी, संपादक की। इसलिए या तो संपादक उसे देख लेगा और देखने के बाद ओके करेगा कि ठीक है अब ये जा सकता है। अगर कोई भी बात ऐसी गई, क्योंकि समाचार में वो होता है जो घटना घटी है, लेकिन संपादकीय में ऐसा नहीं होता। संपादकीय का मतलब है कि पूरा अखबार उस संपादकीय के लिए जिम्मेदार है, यानी तत्पर है उसका जवाब देने के लिए। कल भी जवाब देंगे, कोर्ट में भी देंगे, उस मालिक को भी जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से वो बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। संपादकीय और समाचार में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जबकि समाचार कातो और ले भागो वाली कहावत पर खरे उतरते हैं, यानी फटाफट कोई घटना घटी, फटाफट लिखा, यानी कातो और ले भागो, वो जैसे सूत काता जाता है, कट गया वो लेके भाग गए, यानी काम हो गया। इस तरह से समाचार तो जल्दबाजी में लिखे जा सकते हैं, लेकिन संपादकीय ऐसे नहीं होते। संपादकीय के लिए दिन भर सोच समझ करके काम लेना होता है। एक दृष्टि में संपादकीय भी इसी तर्ज पर लगता है, लेकिन मूलभूत अंतर होता है। संपादकीय में संपादक की निर्भीकता, अभिव्यक्ति कौशल, वैचारिक दृष्टि का बोध होता है। संपादकीय में सशक्त लेखनी, प्रखरता, विवेकशीलता का परिचय मिलता है। संपादकीय से पाठक का ज्ञान क्षितिज विस्तारित होता है, यानी आप समाचार से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है। आप समाचार से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संपादकीय से आपको बहुत सी चीजें मिलती है, यहां तक कि दर्शन भी, आपका मनोबल बनता है। संपादकीय लेखन में क्या क्या देखना होता है? दायित्व सामूहिक होते हुए भी संपादक प्रमुख होता है। संपादक अंततः प्रमुख रहेगा। संपादक काम बांटकर संपन्न करता है। संपादक संपादकीय लिखने से पूर्व मीटिंग और बाद में समीक्षा करता है, यानी आप जिसे छोटा सा संपादकीय कहते हैं, कितनी मशक्कत करवाता है ये, और कितना सबसे
जबरदस्त लेखक और पत्रकार होता है वो संपादक की सीट पर बैठता है और उसको लिखने से पहले वो बहुत सोच समझ करके काम लेता है। शीर्षक क्या होगा, किस विषय पर लिखा जाएगा, इस बात के लिए 4-5 उप संपादक बैठ करके मीटिंग करते हैं। मीटिंग हॉल जो बना होता है छोटा सा, और किसी ने कह दिया कि नहीं, आज का समाचार, आज का संपादकीय इस पे नहीं, इस पर जाना चाहिए। ये भी विचार करना होता है, क्योंकि संपादकीय रोज लिखना है और संपादकीय अखबार की पहचान होता है। इसलिए उस पहचान को मुकम्मल रखने के लिए, बराबर बनाए रखने के लिए कितनी सोच विचार करनी होती है, यानी उसकी लिखने के बाद समीक्षा की जाती है, क्योंकि यह पत्र का विचार, नीति और पहचान का सूत्र है। यहां तक कह सकते हैं हम कि पत्र की आत्मा है। पत्र की आत्मा क्या हुआ? संपादकीय। तो संपादकीय में निम्न बिंदु होते हैं। ये घटना पर आधारित होता है। घटना की पूरी जानकारी व उसकी व्याख्या इसमें मिलती है। घटना की पूर्व स्थिति का उल्लेख इसमें मिलेगा। स्थिति की समझ पाठक को हो जानी चाहिए कि आखिर स्थिति क्या थी, और जो समस्या है उसका निराकरण के सुझाव क्या है। परिणाम, परिणामों से शिक्षा और सतर्कता, परिणामों की भावी स्थिति व संकेत भी उसमें निहित होते हैं। संपादकीय का कुछ महत्व होता है। क्या है? सार्वजनिक महत्व के मामलों पर आधारित होता है। पाठकों में जनमत बनाता है। समाचार के मत का पता चलता है। सामान्यतः संपादकीय दृष्टिकोण पाठकीय दृष्टिकोण बनने लगता है, यानी एक दिन वो आ जाता है कि पाठक उसे पढ़ते पढ़ते पाठक का मंतव्य भी वही होने लगता है जो संपादक का हो जाता है। समाचार पत्र का दृष्टिकोण पाठकों का दृष्टिकोण बन जाता है। संपादकीय जनमत निर्धारण करता है, यहां तक कि सरकारें कैसे बदलती है ये कहां से निहित होता है? संपादकीय से। अखबार के संपादकीय ये बताने लगते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है, जन सरोकार पूरा कर रही है या नहीं, या जनता के खिलाफ जा रही है। अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही या जनता के विपरीत जा रही है, जनता के हितों का पोषण नहीं कर रही है, ये सब संपादकीय में आएगा। यानी संपादकीय सरकार से भी लड़ सकता है, वो किसी से डरता नहीं, वो निडर होता है। इसलिए संपादकीय का लोकतंत्र में विशेष महत्व है। संपादकीय लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? संपादकीय विषय का चयन करना होता है। हर समाचार संपादकीय नहीं हो सकता, अन्य समसामयिक विषय बन सकता है। पाठक को जागरूक करना होता है। संपादकीय में अंतर्विरोध नहीं हो सकता, वह जटिल, वो लंबा नहीं हो सकता। भाषा सरल, सहज और विचारोत्तेजक होनी चाहिए। संपादकीय लेखन की कुछ सजगताएं। संपादकीय का मानवीय जीवन पर प्रभाव पड़ना चाहिए। विषय के निश्चित तथ्य व तर्क होते हैं। निष्कर्ष तथ्याधारित होना चाहिए। संतुलित हो, लघु वाक्य हो। संपादकीय विचारोत्तेजक हो लेकिन भड़काऊ नहीं। छल छद्म व्यर्थ के विषय नहीं होने चाहिए। संपादकीय अनजान विषय पर बिल्कुल नहीं हो सकता। उल जलूल विषय नहीं लिया जाए। अतिरंजना वो विवाद से बचा जाए, यानी ऐसी कोई बात हो जिसमें विवाद हो सकता है, जैसे शासन सत्ता और न्यायालय में भेद करना, यानी शासन और सत्ता के खिलाफ तो वो लिख सकता है लेकिन न्यायालय के विपरीत नहीं जाएगा। न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है तो उससे बच करके चलेगा। राजकीय गोपनीयता से बचा जाए। अगर कोई गोपनीय बात है सरकार की तो उस तरह के लेखन वो नहीं कर सकता। न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान न हो। कोर्ट के केस चल रहा है और उसके लिखने से न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है। न्यायालय में विचाराधीन मामलों से बचना होता है। न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर पूर्व ग्रह के आधार पर लेखन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपादकीय हो सकता है उस से पसंद न करता हो उस प्रकरण को, तो भी उसे चुप रहना पड़ता है। अच्छे संपादकीय के खास गुण होते हैं: नीति से संबद्धता, मानदंड परक, स्वस्थ आलोचना, प्रामाणिकता, विश्लेषणात्मकता, प्रभाव उत्पादकता, अनलग तर्क भाषा, यानी ऐसी पांडित्यपूर्ण भाषा का इस्तेमाल वो संपादकीय में नहीं करता। संपादक व संपादकीय के कुछ मानदंड होते हैं। निर्भीकता, यानी संपादक अगर डरपोक हुआ और उसे डर लगे कि मैं किसी नेता के या सरकार के खिलाफ लिख रहा हूं, यानी निर्भीकता बेहद जरूरी है। तथ्य परकता, यानी कोई भी बात वो हवा में नहीं कह सकता, तथ्य के साथ कहेगा। मौलिकता,
यानी उसमें ऐसा नहीं कि किसी की नकल कर ली हो, दूसरे अखबार की, दूसरे के विचारों को ले लिया हो। ईमानदारी, यानी उसमें बात में कोई झूठ नहीं होनी चाहिए, और निष्पक्षता का पूरा ख्याल रखेगा कि वो ऐसा नहीं कि इस धर्म के खिलाफ लिख दिया और उस धर्म के विरोध में लिख दिया, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो उस पर सवाल किए जा सकते हैं। अंत में आता है पत्रकारिता क्या होती है। अगर हमारे पास और गुंजाइश होती तो हम पत्रकारिता के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन चूंकि पत्रकारिता की भी खास विशेषताएं होती है जो संपादक में तो पाई जाती है। नीर क्षीर विवेक, प्रेरणादायक एवं जागरूक, संप्रेषण का माध्यम, कुशल चिकित्सक, वैविध्यपूर्ण व्यापक क्षेत्र। यानी जैसे डॉक्टर होता है, मरीज को जब तक ठीक नहीं कर देगा वो सांस नहीं लेता, उसी तरह से पत्रकार भी जब कोई घटना घटती है तो उसकी तह तक जाता है और उस समाचार को पूरी तरह से सोच समझकर देने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी में संपादक, संपादकीय और पत्रकारिता किस तरह से जगह बनाते हैं। धन्यवाद। अब आपका कोई प्रश्न हो तो उसका जवाब दिया जाएगा।